ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्लड सप्लाई हमने पढ़ी है फोर गट की, मिड गट की और इसके बाद हाइंड गट की। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ नोन एज वीनस ड्रेनेज। जिस तरह के फोर गट, मिड गट और हाइंड गट की हमने आर्टीरियल ब्लड सप्लाई पढ़ी है, अब उन एरिया से हमने वापस ब्लड लेना है, उसको हम कहते हैं वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज ऑफ जीआईटी वेसरस, मतलब जीआईटी के अंदर जितनी भी वेस्ट्रल आर्गन है उन सब से हमने अब वापस ब्लड लेना है, उसको हम क्या कहते हैं? वीनस ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट याद रखें कि हमने ब्लड फोर गट से भी वापस लेना है, हमने ब्लड कंटेंट ऑफ द मिड गट से भी लेना है और हाइंड गट से भी लेना है। तो आप लोग एक जहन में याद रखें कि फोर गट इसकी आर्टीरियल सप्लाई, आप लोग इस तरह एक स्केच बनाएं, और इसकी वीनस ड्रेनेज, ये दो हेडिंग्स लेके वीनस ड्रेनेज फोर गट की। फिर नीचे लेके जनाब मिड गट, ये फोर गट की है। मिड गट की जनाब नीचे लेके आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज, और नीचे लेके हाइंड गट, इसमें आप लोग लेके आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। यहाँ से आप लोगों को बहुत एक इम्पोर्टेंट क्लू मिलेगा और आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि फोर गट की जो मेन आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सीलियक ट्रंक। वेरी गुड यार, इसको हम कहते हैं सीलियक आर्टरी। इस आर्टरी से कई ब्रांचेस फिर बाद में निकलेंगे और वो जितने भी फोर गट के अंदर कंटेंट है उसको ब्लड सप्लाई करेगी। द मेन आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द फोर गट दैट इज नोन एज अ सीलियक आर्टरी। वीनस ड्रेनेज, उन फोर गट के अंदर जितने भी कंटेंट्स है उससे वापस ब्लड जो मिलेगा एट द एंड, दैट विल बी अ वेन नोन एज पोर्टल वेन। उसको हम क्या कहते हैं? पोर्टल वेन। ये एमसीक्यूज है और इस पोर्टल वेन पे हम अभी डिटेल से बात करेंगे। तो सीलियक ट्रंक जो है ना, या सीलियक आर्टरी, ये फोर गट को ब्लड सप्लाई देगी और एट द एंड वो ब्लड सारी की सारी किस वेन के अंदर आएगी? पोर्टल वेन के अंदर आएगी। नंबर वन। मिड गट की तरफ आते हैं, जो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेके 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन तक है, उसकी जो मेन आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है दैट इज डिपेंडेंट ऑन सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इस तरह है ना, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी विच इज़ नोन एज SMA, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और याद रखें इस आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी का काम क्या है? मिड गट के जितने भी कंटेंट है उसको ब्लड देना, और एट द एंड उन आर्गन से ब्लड वापस जो मिलेगी दैट इज सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। इसमें जस्ट आर्टरी को वेन से आप लोग क्या करें? रिप्लेस करें, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। इसको हम SMV कहते हैं, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। क्लियर है? सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। फिर जनाब यहाँ पे याद रखें कि आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ऑफ द हाइंड गट दैट इज ड्यू टू इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जिसको हम IMA कहते हैं, और इसकी जो वीनस ड्रेनेज है दैट विल बी इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। इसका मतलब कि मिड गट और हाइंड गट के अंदर सिर्फ जो डिफरेंस है ना दैट इज़ ओनली ड्यू टू वेन एंड आर्टरी, लेकिन फोर गट की जो आर्टरी है वो सीलियक आर्टरी है और उसकी वेन को हम पोर्टल वेन कहते हैं। सो पोर्टल वेन, ये सारे के सारे फिर इम्पोर्टेंट याद रखें कि ये डिफरेंट है। ठीक है, ओके। अब इधर देखें, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग हेडिंग दे दें कि व्हाट इज मेंट बाय पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या है और इसकी ड्रेनेज हम फोर गट की पहले करते हैं, फिर मिड गट की और फिर हाइंड गट की। लेकिन इस स्केच से हमें इतना ज़रूर पता चल गया कि हमने एट द एंड ब्लड किस किस वेन को पहुंचाना है। तो वेन
पोर्टल वेन के बारे में एमसीक्यूज ये आता है कि पोर्टल वेन बनता कैसा है, व्हाट इज हाउ पोर्टल वेन इज फॉर्म, वेयर इट इज फॉर्म, एनीवन? पोर्टल वेन नहीं, पोर्टल वेन इज नॉट फॉर्म्ड इन द लीवर रादर देन इट ड्रेन टू द लीवर। ये लीवर को सिर्फ ड्रेन करता है लेकिन बनता नहीं है। मैं कहता हूँ पोर्टल वेन बनता कैसे है? पोर्टल वेन किन दो वेन्स की यूनियन से बनता है? मतलब दो वेन्स होते हैं बॉडी में, जब वो आपस में इकट्ठी हो जाए उससे जो एक वेन बनेगा उसको क्या कहेंगे? पोर्टल वेन। नहीं, स्प्लीन से जो आने वाला वेन है दैट इज कॉल्ड स्प्लीनिक वेन, उसको क्या कहते हैं? स्प्लीनिक वेन। और कौन सा वेन? सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन जब आपस में मिल जाए उससे रिजल्टेंट में जो वेन बनेगा दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। तो लेके दिस इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ superior mesenteric vein which is SMV and what? Splenic vein. Splenic vein will drain blood from where? Spleen at the level of L2 behind the head of pancreas। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। कहते हैं कि पेंक्रियाटिक हेड के पीछे बिहाइंड द हेड ऑफ पेंक्रियास जब सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन और स्प्लीनिक वेन आपस में आकर इकट्ठी हो जाए उससे जो रिजल्टेंट वेन बनेगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पोर्टल वेन, उसको हम पोर्टल वेन कहते हैं। तो इधर देखिए बहुत आसान गेम है। इसका मतलब ये है यहाँ से जनाब इस तरह एक वेन जाता था, इस वेन का काम है हाइंड गट से ब्लड लेना। तो हाइंड गट से ब्लड कौन लेता है? मिड गट से, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। तो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन विल ड्रेन ब्लड फ्रॉम द मिड गट। और याद रखें कि यहाँ से एक वेन आता है दैट इज कम फ्रॉम वेयर? स्प्लीन। तो स्प्लीन से आने वाला वेन इज कॉल्ड स्प्लीनिक वेन। तो कहते हैं कि जब स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन ये आपस में मिल जाए इससे इस तरह रिजल्टेंट में जनाब एक वेन बनता है एंड दिस वेन विल बी कंसिडर्ड एज अ पोर्टल वेन। और इन दोनों वेन की जो यूनियन है ये कहाँ पे होती है? बिहाइंड द हेड ऑफ पेंक्रियास। अगर हम पेंक्रियाटिक हेड के पीछे जाए तो वहाँ पे दो वेन्स आपस में मिले हैं और उन वेन से जो रिजल्टेंट वेन बना है उसको हम क्या कहते हैं? पोर्टल वेन कहते हैं। और इन दोनों की जो मिलाप है या जो यूनियन है ये किस लेवल पे होती है? एट द लेवल ऑफ L2। ये भी क्वेश्चन याद रखें। सो पोर्टल वेन विल फॉर्म एट द लेवल ऑफ L2 behind the head of pancreas which is due to the union of superior mesenteric vein as well as a splenic vein। ये splenic vein से बनता है। क्लियर है? अब इसको ज़हन में रखते हुए कंसेप्ट को और मज़ीद आसान करा देते हैं। देखें बहुत आसान है। वीनस ड्रेनेज इज़ वेरी इजी। अगर आप लोगों को ये पता है कि आर्टीरियल ड्रेनेज क्या है तो वीनस इज़ वेरी इजी। फोर गट की जो मेन वेन है फोर गट, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। दिस फोर गट इज आर ड्रेन इनटू विच वेन? आंसर इज पोर्टल वेन, क्योंकि द मेन वेन वेयर फोर गट इज ड्रेन आंसर इज पोर्टल वेन। अब लोग मुझे बताएं कि फोर गट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी तो खैर एक मेन ब्रांच है, इससे फिर फर्दर ब्रांचेज निकली थी। तो उनमें से एक स्प्लीनिक आर्टरी है कि नहीं? तो स्प्लीनिक आर्टरी की बदौलत स्प्लीन से वापस ब्लड कौन लाएगा? स्प्लीनिक वेन। ये तो वो स्प्लीनिक वेन है। इधर देख ये स्प्लीनिक वेन है इस तरह, और ये किसके साथ मिला हुआ है? हाइंड मिड गट के ब्लड सप्लाई के साथ, विच इज सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। और इन दोनों की मिल मिलाप से यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेन है इसको क्या कहते हैं? पोर्टल वेन कहते हैं। ऊपर जो लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस है और अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर, इट वाज सप्लाइड बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो वहाँ से वापस ब्लड लेने वाला वेन क्या होगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो हम कहते हैं कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है इट इज़ डायरेक्टली ड्रेन इनटू पोर्टल वेन। ये डायरेक्टली कहाँ पे ड्रेन होगा? पोर्टल वेन। तो यहाँ पे लेके द वीनस ड्रेनेज फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस एंड अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर that will be drained by left gastric vein and that is directly drained into the portal vein। याद रखें। क्लियर है?
ना क्वेश्चन ये है ना, कभी कभार तो आप लोगों को पता है, और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो एसोफेगस से आया है ना और अपर कर्वेचर से आया है, ये एसोफेगस के अंदर किस लेयर में मौजूद होता है? आंसर इज सब म्यूकोजा। देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द जीआईटी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर एंड सीरोसा। क्वेश्चन ये है, द स्ट्रांगेस्ट लेयर आउट ऑफ दिस फोर इज सब म्यूकोजा वेयर ब्लड वेसल कैन रन। तो इसका मतलब ये है कि एसोफेजियल एरिया के अंदर जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ये कहाँ पे मौजूद होता है? सब म्यूकोजा। आप लोग इमेजिन करें ये पोर्टल वेन कहाँ पे जाता है? शाबाश, दिस पोर्टल वेन विल बी ड्रेन इनटू लीवर। फॉर एग्जाम्पल ये लीवर में जाता है। ऐसा कंडीशन जिसमें लीवर इतना बैडली डैमेज हो जाए जिसके बाद लीवर फंक्शन का काबिल नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड सीरोसिस ऑफ लीवर। अगर एक पेशेंट को सीरोसिस है, उसका लीवर बिल्कुल ख़राब है, ख़त्म है, तो आया ये सीरोसिस के दौरान मोस्ट कॉमन काज हेपेटाइटिस बी सी इन डेवलप्ड कंट्री में अल्कोहल है। ठीक है, इसका मतलब अगर सीरोसिस हुआ है किसी को, लीवर बिल्कुल फिनिश ख़त्म, इसको हम ESLD भी कहते हैं, एंड स्टेज लीवर डिजीज़ भी कहते हैं। अगर लीवर का एंड स्टेज है तो आया पोर्टल वेन इसको ब्लड देगा? नहीं देगा। पोर्टल वेन तो ड्रेन तब होगा व्हेन लीवर सेल इज हेल्दी। सेल्स ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट्स। अगर हेपेटोसाइट इंजरी है, हेपेटाइटिस है, C है, B है, क्रोनिक हेपेटाइटिस, तो उसमें लीवर इतना बैडली डैमेज होगा कि फिर वो पोर्टल वेन से ब्लड नहीं लेगा। जब वो पोर्टल वेन से ब्लड नहीं लेगा तो पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। दैट इज कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। इसलिए कहते हैं कि एनी क्रॉनिक डिजीज ऑफ द लीवर, CLD, क्रोनिक डिजीज ऑफ द लीवर, कैन क्रिएट बैक प्रेशर ऑन द पोर्टल वेन विच कैन कॉज पोर्टल हाइपरटेंशन। दूसरी बात यह है कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से इस फ्लूइड या ब्लड की बाहर लीकिंग के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा, ड्यू टू रेज हाइड्रोस्टेटिक फोर्स या है रेज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और अनकोटिक प्रेशर इज मेंटेन बाय एल्ब्यूमिन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। तो अगर लीवर खराब है, एल्ब्यूमिन नहीं है, तो अनकोटिक प्रेशर नहीं होगा, तो एडीमा के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा। इसलिए एडीमा ऑफ द एब्डोमेन इज कॉल्ड एसाइटिस विच इज कॉमनली सीन इन सीरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट। तो एडीमा के दो चांसेस होते हैं, एक तो एल्ब्यूमिन ना होने की वजह से और एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन कैन कॉज एडीमा। क्लियर है? नाउ अगर पोर्टल वेन बढ़ जाएगा ब्लड से, आपको समझ आ रही ना, अगर पोर्टल वेन बढ़ जाए ना, इधर देखे, अगर ये ब्लड से फेल हो जाए, इसको ब्लड किसने देना था? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। आया ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आगे ब्लड दे सकेगा? देख, ये तब देगा जब पोर्टल वेन आगे ब्लड देगा। अगर लीवर खराब है, हेपेटाइटिस बी सी की वजह से लीवर खराब हो गया, तो लीवर खराब होने की वजह से पोर्टल वेन से ब्लड मजीद नहीं लेगा, तो पोर्टल वेन के अंदर ब्लड रिटेन होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा। तो जब इसके अंदर ब्लड ज़्यादा होगा तो ये इससे नहीं लेगा, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पे प्रेशर बढ़ेगा कि ज़्यादा? बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो फिर सब म्यूकोजा के अंदर जो एसोफेगस में वेन है वो डायलेट हो जाएंगे या कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? डायलेट। डायलेशन ऑफ वेन इन द सब म्यूकोजा इज कॉल्ड वेरिसिस। इसको क्या कहते हैं? वेरिसिस। बट इट इज हैपनिंग इन द एसोफेगस, इसलिए सीरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट लीड्स टू एसोफेजियल वेरिसिस। याद रखें। और जब ये वेन ज़्यादा डायलेट होंगे, दे बिकम थिक और थिन होते जा रहे हैं। जब ये जितना साइज में बढ़ते जाएंगे, द वॉल्स बिकम थिन, तो फिर किसी भी टाइम इस एसोफेजियल वेसल के अंदर रप्चर के चांसेस ज़्यादा होंगे एंड द पेशेंट विल डेवलप हेमाटोमेसिस, ब्लड इन द वोमिटिंग। ठीक है ना? कहते हैं कि अगर प्रीवियसली नोन केस हेपेटाइटिस बी या सी पेशेंट हो और 10-15 साल के बाद उसको पेनलेस ब्लड इन द वोमिट आ जाए, इट्स मीन देयर इज रप्चर ऑफ एसोफेजियल वेरिसिस। और ये एसोफेजियल वेरिसिस हम बाद में तब एक्सप्लेन कर सकेंगे इफ़ यू नो द नॉर्मल एनाटमी। ये नॉर्मल एनाटमी पे डिपेंड करता है। इसलिए क्वेश्चन में याद रखें कि फॉर एग्जांपल एसोफेगस का जो लोअर पार्ट है ना, एसोफेगस का लोअर पार्ट, इससे ब्लड सप्लाई जनाब लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के ज़रिए डायरेक्टली किस वेन को मिलती है? पोर्टल वेन। एंड दिस पोर्टल वेन विल ड्रेन ब्लड इनटू द लीवर। ये लीवर को ब्लड देगा। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन ये याद रखें कि फोर गट के जितने भी कंटेंट है, तो फोर गट के कंटेंट में लीवर आता है कि नहीं? लीवर भी आता है, स्प्लीन भी आता है। ओके, स्प्लीन जनाब, स्प्लीनिक आर्टरी के कुछ ब्रांचेस थे कि नहीं? कौन कौन से? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, उससे फिर जो वेन होंगे वो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन होंगे। राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी, तो वो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक होंगे। इस तरह
तो इसका मतलब वो आर्टरी को वेन पे रिप्लेस करे और वो सारे के सारे किस वेन में ड्रेन करेंगे, स्प्लीनिक वेन में, और स्प्लीनिक वेन डायरेक्टली किस में जाएगा, पोर्टल वेन। कंसेप्ट ये बनता है ना, जितने भी कंटेंट है फोरगट के उन सब की ब्लड सप्लाई एट द एंड किसको जाएगी, पोर्टल वेन को जाएगी। इनडायरेक्टली आ रहा हूँ डायरेक्टली, बात समझ आ गई क्या नहीं। अब मुझे बताए कि मिड गट कहाँ से स्टार्ट होता था, शाबाश, मिड गट के आर्टरीज कौन से थे आप लोग बताए। मिड गट इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल वेन हो जाएगा। नीचे जेजुनल आर्टरी तो जेजुनल वेन हो जाएगा। फिर इलियोकोलिक आर्टरी तो इलियोकोलिक वेन हो जाएगा। अपेंडिशियल आर्टरी तो अपेंडिशियल वेन हो जाएगा। राइट कोलिक आर्टरी तो राइट कोलिक वेन हो जाएगा। और आखिर में मिडल कोलिक आर्टरी तो मिडल कोलिक वेन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऑल द नेम्स ऑफ मिड गट आर्टरी विल बी रिप्लेस्ड बाय वेन्स, और ये जितने भी वेन्स है दे विल ऑल लीड्स टू डायरेक्टली ओपन इनटू सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। बस यही क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि जितने भी आर्टरीज थे ना, जिस तरह के वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के ब्रांचेस थे ना सारे, तो इसी तरह उसके नाम पे वेन जो है ना सारे के सारे कहाँ पे ड्रेन करेंगे, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में ड्रेन करेंगे। और हाँ जी, वो उसके अंदर ड्रेन करेंगे। वो अभी आ रहा हूँ ना, अभी तो हम फोरगट और मिड गट की, तो इसलिए तो कहता हूँ जिसको ब्लड सप्लाई पहले समझ आई है ना, ये 1 मिनट का गेम है। हम कहते हैं कि जितने भी नाम के आर्टरीज थे मिड गट में, जो इस पे हमने 1 घंटा लेक्चर लिया है, वो सारे के सारे वेन से रिप्लेस करके किस में ड्रेन करो, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जाकर जब स्प्लीनिक वेन के साथ मिल जाए तो एट द एंड बात किस पे जाएगी, पोर्टल वेन पे जाएगी। बात क्लियर है। अब आते हैं हाइंड गट। बताए हाइंड गट की जो ब्रांचेस है वो कौन कौन सी थी। इसकी जो ड्रेनेज है ना हाइंड गट की, ये जनाब ड्रेन करेगी किस में, शाबाश, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, आर्टरी के वेन में, वीनस ड्रेनेज है ना। तो इसका मुझे बताए कौन कौन से आर्टरी थे। लेफ्ट कोलिक आर्टरी था तो लेफ्ट कोलिक वेन बन जाएगा। सेगमाइडल वेन थे तो सेगमाइडल वेन बन जाएंगे। और सुपीरियर रेक्टल वेन क्या बन जाएगी, सुपीरियर रेक्टल वेन हो जाएगा, क्योंकि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी थी ना। ये 3 थे। So these 3 will be directly drained into inferior mesenteric vein। अब क्वेश्चन ये है ना कि ये इस उंगली को देखो, ये उंगली जो जा रही है ना, ये उंगली सारी ये इस तरह, ये किस गट की सप्लाई है, सारा फोर गट की। यहाँ से ये क्या है, मिड गट की, जो फिर बाद में जाकर किस में ड्रेन हो जाती है, पोर्टल वेन, और वो लीवर को चली जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि इस सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन ने जो हाइंड गट की जो मिड गट की वीनस ड्रेनेज है, इसने तो खुद को किसके साथ मिलाया है, फोर गट के साथ मिलाया है कि नहीं। लेकिन ये वाला बंदा किधर जाएगा। MCQs ये आता है कि ये जितने भी जो हाइंड गट के लोग हैं ना, हाइंड गट के वेन, ये किस में ड्रेन करेंगे, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में जब ड्रेन करेंगे। सो दिस इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन डायरेक्टली ड्रेन इनटू विच वेन, स्प्लीनिक वेन। तो इस स्प्लीनिक वेन में ये जिस तरह डायरेक्टली ड्रेन करके ये ब्लड किस तक पहुंचाएंगे, पोर्टल वेन। तो यहाँ पे जो MCQs है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वेन कैन नॉट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन। आंसर इज इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। इट इज द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन विच फॉर्म पोर्टल वेन व्हेन इट इज कंबाइंड विद स्प्लीनिक वेन। ये बात समझ आ गई कि नहीं। इसका मतलब ये है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन ड्रेन इनटू स्प्लीनिक वेन। आंसर इज इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। तो ये क्वेश्चन बार बार MCQs में आया है। इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन का पोर्टल वेन के बनाने में कोई रोल नहीं है। पोर्टल वेन बनाने का काम सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लीनिक वेन का है। इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन सिर्फ स्प्लीनिक वेन में क्या करता है, ड्रेन कर देता है। ये बात समझ आ गई कि नहीं। फिर ये पोर्टल वेन कहाँ पे जाएगा, शाबाश, हाँ जी, लीवर में जाएगा। और जब ये लीवर में जाएगा तो लीवर के बाद हेपेटिक वेन में जाएगा, और हेपेटिक वेन विल ड्रेन इनटू इंफीरियर वीना केवा। इंफीरियर वीना केवा उसको राइट एट्रियम में लाया जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर योटा के जरिए फिर ब्रांचेस में आएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब कि द मेजर वेसल विच विल टेकन ऑल द वीनस ब्लड एट द एंड फ्रॉम फोरगट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन इज द यूनियन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन प्लस स्प्लीनिक वेन बिहाइंड द हेड ऑफ पेंक्रियाज एट द लेवल ऑफ L2। क्लियर है।
Which vein has nothing to do with the formation of portal vein? Inferior mesenteric vein. Which vein drain directly into splenic vein? Inferior mesenteric vein. Which vein take blood from all content of hindgut? Inferior mesenteric vein. Which vein taken all blood back from midgut? Answer is superior mesenteric vein. आप लोग सोच ले, आप लोग सही बताए, जिसको ब्लड सप्लाई उधर का पता होना, ये 2 मिनट का गेम है, ठीक है ना। जितने भी हमने छोटे छोटे आर्टरीज बताए थे वो वेन के साथ रिप्लेस करे और फोर गट के पोर्टल वेन में ड्रेन करे सारे, हाइंड गट के इंफीरियर मेसेंटेरिक में और मिड गट के सुपीरियर मेसेंटेरिक में। यहाँ पे क्वेश्चन देखे, अगर फॉर एग्जांपल ये इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन ये सुपीरियर रेक्टल वेन से ब्लड लेता है कि नहीं, और ये सुपीरियर रेक्टल वेन रेक्टम के अपर हाफ में होता है कि लोअर हाफ? अपर हाफ में। इधर देखे, हम कहते हैं कि अगर रेक्टम को हमने कितने हाफ में डिवाइड किया था? 3। ये अपर हाफ का जो ब्लड है ना, अपर हाफ, और ये मिडल हाफ है, तो ये याद रख लेने वाली बात है इम्पोर्टेंट, ये लोअर हाफ है। यहाँ से सुपीरियर रेक्टल वेन वापस ब्लड ले जाएगा, इस तरह है ना, क्लियर है। थोड़ा सा आप लोगों को आसान बना देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। इधर देखे, यहाँ से वापस ब्लड कौन ले जाएगा, बताए शाबाश, एनीवन? हाँ, मिडल रेक्टल वेन। तो वह मिडल रेक्टल वेन है, जिस तरह मिडल रेक्टल आर्टरी होती है ना, मिडल रेक्टल वेन, और यहाँ से इंफीरियर रेक्टल वेन, इस तरह है। तो हम कहते हैं कि रेक्टम के 3 पार्ट्स पे डिपेंड करते हुए हाउ मेनी वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक वीनस ब्लड फ्रॉम रेक्टम? 3। अपर हाफ ऑफ द रेक्टम से कौन ब्लड लेगा? सुपीरियर रेक्टल वेन। मिडल से मिडल रेक्टल वेन, लोअर से इंफीरियर रेक्टल वेन। यहाँ तक क्लियर है? इधर देखिए, आसान है। इस मिडल रेक्टल वेन की कनेक्शन किसके साथ है? सुपीरियर रेक्टल का किसके साथ है? मिडल रेक्टल, एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एनास्टोमोसिस। इसको हम अपर हाफ एनास्टोमोसिस कहते हैं। ये फर्स्ट एनास्टोमोसिस है क्योंकि रेक्टम में एनास्टोमोसिस एक से ज़्यादा है। फिर इस मिडल और लोअर का एनास्टोमोसिस होगा कि नहीं? ये कौन सा है, फर्स्ट है सेकंड? ये सेकंड एनास्टोमोसिस है। क्लियर है? अब इधर देखिए, बहुत आसान, आप लोग को यार कितना इजी कंसेप्ट है एनाटॉमी के अंदर। इस सुपीरियर रेक्टल वेन से जब हम वापस ब्लड ले जाना चाहेंगे तो वो हमने किसको देना होगा? इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, क्योंकि सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन इनटू इंफीरियर, और ये इंफीरियर, इधर देखे बताए शाबाश, सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन इनटू इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। कहाँ पे? कंफ्यूज तो नहीं होना, ये सुपीरियर रेक्टल वेन कहाँ पे जाएगा? इंफीरियर मेसेंटेरिक। इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन ड्रेन इनटू स्प्लीनिक वेन, और स्प्लीनिक वेन आखिर में कब कहाँ पे जाएगा? पोर्टल वेन। तो इसका मतलब ये है, और पोर्टल वेन लीवर में जाएगा और इंफीरियर वीना केवा में, इस तरह है ना। लेकिन इधर देखिए, जो मिडल रेक्टल वेन है ना, मिडल रेक्टल वेन, ये जनाब वापस जाएगा इंटरनल इलियक वेन में। किस में जाएगा? इंटरनल इलियक वेन। ये मैं प्रूफ करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और ये इंटरनल इलियक वेन किस में जाएगा? कॉमन इलियक वेन, इस तरह है ना। और ये कॉमन इलियक वेन इंफीरियर वीना केवा में जाएगा। बात क्लियर है? और इंफीरियर वीना केवा इज अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस तरह देखिए, अपर ये किस में जाएगा? इंफीरियर रेक्टल वेन पुडेंडल वेन में जाएगा। किस में जाएगा? पुडेंडल वेन। पुडेंडल वेन विल गोज इनटू इंटरनल रेक्टल वेन, फिर कॉमन और इंफीरियर वीना केवा। अब इधर देखिए, हाँ, इस हाफ का जो ब्लड है ना, इस हाफ का, इसका वापस जाना अगर हम देखें ना, इस तरफ प्रोसीड करें तो पोर्टल वेन आएगा कि नहीं? लेकिन इस दोनों में पोर्टल वेन का कंसेप्ट तो नहीं है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है इंफीरियर वीना केवा में, लेकिन ये किधर जाता है? पोर्टल सर्कुलेशन में। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट क्या है? पोर्टल है, ये पोर्टल पार्ट में जाएगा, और ये किधर पे जाएगा? सिस्टेमिक। इसको कहते हैं पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। इस एरिया को क्या कहते हैं? पोर्टो सिस्टेमिक। तो इस फर्स्ट एनास्टोमोसिस का नाम क्या शाबाश बताए? पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। अब आसान हो गया कि नहीं? अब देखें, इसका ब्लड कहाँ जाता है? इसका सिस्टेमिक, इसको सिस्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस कहते हैं। ये सिस्टम टू सिस्टम जाता है। ये पोर्टो सिस्टेमिक है और ये क्या है? सिस्टो सिस्टेमिक है। अब सोच ले, हाँ, एक बंदा है जनाब, उसको सिरोसिस है। क्या है?
सीरोसिस। इस पोर्टल वेन का आखिरकार क्या है कि इस लीवर के जरिए ब्लड हेपेटिक वेन को दे और वो कहाँ पे दे जाए। इसका मतलब ये है अगर ये वाला साइड हम स्टडी करें या ये वाला साइड हम स्टडी करें, दोनों का काम किसको ब्लड देना है, इन्फीरियर वीना केवा को। समझ आ गई कि नहीं। अब एक बंद है जनाब, उसको सीरोसिस हो गया। क्या हो गया, सीरोसिस। सीरोसिस में जनाब लीवर डेड हो गया, लीवर ने काम करना छोड़ दिया, लीवर की आर्किटेक्चर उसकी शेप में चेंजेस आ गई। अब लीवर तो काम करना सुकड़ गया, काम करना छोड़ दिया, तो वो पोर्टल वेन से ब्लड लेगा, नहीं लेगा। तो लीवर सीरोसिस में पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा कि नहीं। और जब पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बैक प्रेशर किस पे जाएगा, स्प्लीनिक वेन। स्प्लीन कहाँ से ब्लड लाता है वापस, स्प्लीनिक वेन कहाँ से आता है, स्प्लीन से। तो भाई स्प्लीन ने जो ब्लड देना था स्प्लीनिक वेन को, अब वो इससे लेगा, तो ब्लड ज़्यादा किस में रिटर्न होगा, तो स्प्लीन का साइज क्या होगा। इसलिए स्प्लीनोमेगेली इज द हॉल मार्क ऑफ सीरोसिस ऑफ लीवर। जिस बंदे का लीवर काम करना छोड़े तो उसका स्प्लीन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगेली ड्यू टू बैक प्रेशर। क्लियर है कि नहीं। अब स्प्लीनिक वेन ने एक तो स्प्लीन की साइज को क्या किया, इंक्रीज किया। दूसरी बात, इस स्प्लीनिक वेन को इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन ड्रेन होता है कि नहीं, तो आया ये इस वेन से ब्लड लेगा, नहीं, क्योंकि बैक प्रेशर इस पे भी आएगा ना। जब इस पे आएगा ना तो ये एट द एंड बैक प्रेशर किस पे लगाएगा, इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। देखिए पोर्ट लीवर सीरोसिस है, लीवर खराब है, तो पोर्टल वेन में ब्लड क्या होगा, ज़्यादा। पोर्टल वेन अगर ब्लड आगे नहीं देगा तो ये स्प्लीनिक वेन से नहीं लेगा, अगर स्प्लीनिक वेन आगे नहीं देगा तो ये किससे नहीं लेगा, इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन से। और अगर ये इससे नहीं लेगा तो फिर ये किस पे जोर लगाएगा, सुपीरियर रेक्टल वेन पे। तो सुपीरियर रेक्टल वेन सोचेगा यार ये ब्लड आगे क्यों नहीं जा रहा, ये सोचेगा अल्लाह ताला ने फिर रेक्टम के अंदर यहाँ पे कनेक्शन पैदा किया है, फिर ये बैक प्रेशर किस वेन पे आ जाएगा, मिडल रेक्टल वेन पे। पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस के जरिए सुपीरियर रेक्टल वेन या ब्लड मिडल रेक्टल वेन को देगा और वो जाकर एट द एंड किसको पहुंचाएगा, इंफीरियर वीना केवा में। तो एक शंट हो गया कि नहीं, कि अगर हमने इस साइड से इंफीरियर वीना केवा को नहीं दिया ब्लड तो हमने इस साइड से तो दिया है कि नहीं। सो दिस शंट इज गुड और बैड, दिस इज गुड, इट विल प्रोवाइड बाईपास टू द ब्लड, ये बाईपास है। लेकिन अगर बंदा जो है ना सालों सालों तक चला गया, इस बंदे का यहाँ पे जो सब म्यूकोजा के अंदर जो वेन है ये परमानेंटली क्या हो जाएंगे, डायलेट, एंड दैट डायलेशन ऑफ वेन इन द रेक्टम इज कॉल्ड हीमोराइड्स। इसलिए सीरोसिस पेशेंट डेवलप हीमोराइड्स। लेकिन अगर वेन ये डायलेट हो गए फिर भी हीमोराइड है। रेक्टम के 3 हिस्से है, किसी भी हिस्से में अगर हम वेन को डायलेट दें तो क्या होंगे, हीमोराइड। लेकिन ये अपर पार्ट बॉडी की इनसाइड है, ये लोअर पार्ट बॉडी की आउटसाइड। तो एक इंटरनल हीमोराइड है और एक एक्सटर्नल। सो विच हीमोराइड इज कॉमनली सीन सीरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट, आंसर इज इंटरनल हीमोराइड्स, जो ऊपर आते हैं सुपीरियर रेक्टल वेन, क्योंकि ये वाला सिस्टम कहाँ पे जा रहा है, पोर्टल वेन लीवर में जा रहा है। ये बात समझ आ गई कि नहीं। इससे हमें पता चलता है कि भाई कि पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस में पढ़ाऊंगा, आगे 1 घंटे का लेक्चर है और इसमें हम A to Z, लेकिन आप लोग के माइंड में ये बिठाना चाहता था कि आप लोग इसको दिल से पढ़े, क्यों से क्लिनिकल बहुत से सीनियर्स रिलेटेड है और आप लोगों को अगर ये कंसेप्ट समझ आ जाता है तो आप लोग बहुत सी चीज़ों को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए आखिर में 2-3 चीज़ें रिवाइज करता हूँ कि फोरगट की जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है दैट इज मेनली मेंटेन बाय सीलियक आर्टरी एंड इट्स वीनस ड्रेनेज बाय पोर्टल वेन। और जो मिड गट है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी तो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, हाइंड गट इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी तो इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। डन। What is portal vein? It is the vein which is formed by the union of superior mesenteric vein and of splenic vein at the level of L2 behind the head of pancreas. जितने भी 4 गट के कंटेंट है उसकी ब्लड सप्लाई एट द एंड किसको मिलती है, पोर्टल वेन में। और जितने भी कंटेंट मिड गट के है उसकी ब्लड सप्लाई वीनस ड्रेनेज एट द एंड किसको मिलती है, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। और जो हैंड गट के जितने आर्टरीज के उसके नाम को वेन के साथ रिप्लेस करके किस में ड्रेन करे, inferior mesenteric vein. Inferior mesenteric vein will not take part in the formation of portal vein, but inferior mesenteric vein will drain into the splenic vein. और फिर ये splenic vein जब आकर superior mesenteric vein से मिलेगा तो इससे क्या बन जाएगा, portal vein. इसको हम portal venous system कहते हैं। ये venous drainage है कि arterial है, venous, इस सब को हम portal venous system कहते हैं। Now question ये है कि portal system का मतलब ये है
एक होता है आर्टीरियल साइड और एक क्या होता है वीनस साइड। आर्टरी से अगर हम वेन को ब्लड देंगे तो बीच में से कैपिलरीज का होना ज़रूरी है। कैपिलरीज शुड बी देयर दैट वी शंट ब्लड फ्राम आर्टरी टू वेन। लेकिन कहीं पे मुख्तलिफ जगहों पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आर्टरी से अगर हम ब्लड वीनस साइड को देंगे तो कितने सेट्स ऑफ कैपिलरी को हम क्रॉस करते हैं 2। ऐसा नॉर्मली अगर हम आर्टरी से ब्लड वेन को देना चाहे तो कितने सेट्स ऑफ कैपिलरी आएंगे 1। अगर 2 सेट्स आ जाए तो उसको हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। और पोर्टल सर्कुलेशन किडनी में भी है, ये लीवर में भी है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी है, लेकिन उसको अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन दिस इज़ द वीनस ड्रेनेज। तो इस एक क्लास से आप लोगों को बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। तो इस पर मज़ीद डिटेल की कोई है नहीं, बुक में 2-3 लाइन सिर्फ लिखा है। आप लोग इसको पढ़ोगे तो A to Z चीज़ आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन जस्ट आर्टीरियल ब्लड सप्लाई पे जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ये चीज़ आप लोगों को इतना आसान लगेगी। ठीक है, इसकी बेस पे अगर फॉर एग्जांपल एक आर्ट वेन है और ये वेन एट द एंड जाकर किस वेन में ड्रेन हो जाए पोर्टल वेन, और एक वेन हो वो जाकर डायरेक्टली एट द एंड किस में जाए इंफीरियर वीना केवा में, इसके दरमियान जो शंट होगा, जो कनेक्शन होगा, उसको पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस कहेंगे। ये बॉडी के किन किन एरियाज़ में है, कहाँ कहाँ पर है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उस पर घंटा 1.5 लगता है, वो हम अलग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी जो एब्डामिन के अंदर टोटल लेक्चर्स बाकी ना वो 3 हैं। 3 लेक्चर्स के अंदर एब्डामिन ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और एब्डामिन के अंदर हम तो ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन वी हैव टू फोकस ऑन किडनीज एंड यूरेटर्स। किडनी यूरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ किडनी के ऊपर पड़ी है सुप्रारीनल ग्लैंड। तो सुप्रारीनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 3 सोर्सेस से ब्लड लेती है, वो हम पढ़ेंगे। और एब्डोमिनल एयोर्टा की हम डिस्कशन करेंगे कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसकी कोर्स पढ़ेंगे। एब्डोमिनल एयोर्टा की पेरिफेरल ब्रांचेस क्या है, इसकी जनाब वेंट्रल ब्रांचेस कौन कौन सी, वो तो हमने पढ़े हैं, लेकिन उस पर थोड़ी सी बहस करेंगे। और इंफीरियर वीना केवा की किस तरह कोर्स है। फिर 3 लेक्चर का गेम है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन अपर लिप पे जाएंगे। ठीक है, तो जितना हम जल्दी उसको कवर अप करेंगे ताकि बाद में जितना नंबर ऑफ टेस्ट हम ज़्यादा लेंगे उतना जो है ना पासिंग रेशो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर सी यू ऑन मंडे। ठीक है, आज जो नेक्स्ट इसलिए शुरू नहीं कर रहा, फिर आप लोग पे और मज़ीद बोझ हो जाएगा। तो ये 2 दिन जो गैप मिलता है ना, कोशिश करें इसमें रिविजन्स को पक्का करें। रिविजन्स क्या करें, जहाँ पे आप लोगों की स्ट्रेंथ कमज़ोर है उसको बार बार देके। और एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम आप लोगों को 2-3 चीज़ें बताओ, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों की जो है ना ये कॉल्स वगैरह या इस तरह चीज़ें आ रही है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि एक ग्रुप है ना, कोशिश करे कि वो बंदा कामयाब है जो बंदा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन में रहकर अपना ब्राइट फ्यूचर को दाव पे ना लगाएं। ठीक है, 2-3 सेंटेंसेस इसलिए बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों की कैरियर के लिए बहुत मुस्बित साबित होगी, पॉजिटिव थिंग्स है। आजकल जो लोग हालात से गुजर रहे हैं, कोविड-19 की जो पेंडेमिक चल रही है, या आजकल जो लोगों र्यूमर्स इधर उधर की गर्दिश कर रही है, इट विल डिस्टर्ब यू अलॉट मेंटली एज वेल एज फिजिकली। ठीक है, बात यह है कि PMDC से आज भी जो है ना, जो YDA वाले हैं ना, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, उन लोगों की मीटिंग्स है, उन लोगों के साथ मैं हर टाइम टच में रहता हूँ। उन लोगों की ये है कि एग्ज़ाम शुड बी देयर। ठीक है, जो लोग प्रीवियस NAB पास कर चुके हैं ना, उन लोगों तक आज तक RMPs नहीं मिली है, शायद आप लोगों को पता हो, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से चीज़ें बहुत डिले है। लेकिन एग्ज़ाम शुड बी देयर, क्योंकि FCPS पार्ट 1 अब एग्ज़ाम है परसों SOPs के तहत, तो NAB एग्ज़ाम की डेट भी अभी जल्दी जारी कर देंगे। 7-8 बंदों का ग्रुप है, जिनमें से मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी है, लास्ट टाइम भी इधर पढ़ रहे थे। वो ये रूमर्स दिखा रहे ना फेसबुक पे, आप लोगों ने लास्ट एग्ज़ाम दिया है कि नहीं? लास्ट एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी लोग ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, RMPs मिलेगी। ये सारी जो है ना झूठ चीज़ें हैं। ये मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं है, FSC नहीं है कि आप लोग को MB पास करेंगे। जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो आप लोग को RMP नहीं मिल सकती। आप लोग ये तो सोचे, जो बंदा एग्ज़ाम क्लियर करके बैठा है RMP नहीं है, तो आप लोग को बगैर एग्ज़ाम के कैसे मिलेगी? तो कोशिश करें जितना ये 3 से 4 महीने अपने सर्कल के अंदर जितना स्टडी करो, उतना यू पीपल विल हिट। उतना 4-5 महीने के बाद अगर लीगली आप पास होकर एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होगी। चले मैं आपको RMP आज देता हूँ कि यार ये ले लो, हाउस जॉब करो, लेकिन आपको परमानेंट तब तक नहीं मिलेगी जब आप एग्ज़ाम पास ना करो। अब हाउस जॉब दिल से नहीं करोगे,
आप टेंशन से करोगे कि भाई हाउस जॉब के बाद फिर से एक क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। ये मोर टेंशन है। हाउस जॉब शुड बी इंजॉयड। हाउस जॉब तो एंजॉय करना चाहिए यार, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में ना पड़े, आज मैं कुछ और कहूँगा, ये कुछ और कहेगा, ये कुछ और कहे, करो वो जो अपनी दिल से आप लोग सोचे। लेकिन आप लोगों की सक्सेस किस चीज़ में है, पढ़ाई में है। अगर ये दो भाई है ना, ये 2 दिन से आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कल और आज आए हैं, वैसे एग्जाम्पल ले लें, ये लोग जब 2 दिन पहले किसी और माहौल में थे ना, तो उन लोगों की साइकी कुछ और थी। ये अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन इन 2 दिन के अंदर उन लोगों ने वो कुछ चीज़ें पढ़ी जो आने वाला वो बंदा साल में भी नहीं कर सकता, जो वो कह रहे कि यार नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन मेरा मतलब ये है, विद द टाइम जितना सिस्टम के अंदर आप ज़्यादा मैक्सिमम टाइम लगाओगे, उतना आप लोगों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और मेरा मतलब ये है कि हमारा मुकद्दर जो है ना, वो PMDC नहीं है यार, आप लोग प्लेब दे सकते। इस एग्ज़ाम से हमारे जो ऑनलाइन अभी लोग सुन रहे हैं ना, उनमें से 3-4 फीमेल्स है जो मेरे लेक्चर्स यही ले रहे, और उनकी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने प्लेब दी है, क्लियर भी कर चुकी है और दे भी रहे। दिस इज़ अ बेसिक विच इज़ फॉर प्लेब, विच इज़ फॉर USMLE, विच इज़ फॉर PMDC, एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम। आप लोगों को एग्ज़ाम में यही बेसिक सिखाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इधर उधर की बातों पे यकीन ना करें, अपनी स्टडी के अंदर रेगुलरिटी रखें, और इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक हम एटलीस्ट 20 से 25 लोगों को अलाउ करेंगे, ताकि हम रेगुलर क्लास हो जाए। कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि एहतियात सबसे ज़रूरी है ना, तो आप लोग भी कोशिश करें कि बाहर से आए हुए मास्क वैसे पहना करें, सैनिटाइजर बाहर ये जो रखा है इससे हाथ धोया करें। एहतियात जो है ना, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, ठीक है। तो हमारा एक स्टूडेंट है हनैन, आप लोग को तो पता है उसको कोरोना हुआ है ना, इस वजह से ना, ताकि इंस्टीट्यूट पे बात ना चले, वरना मुझे तो अभी अगर मैं अनाउंस करूँ कल इधर 60-70 लोग बैठे होंगे, पीपल आर वेटिंग। लेकिन अगर आप लोगों को असेस है, ठीक है, अभी आप लोगों को पता है कि यार हमने घर बार छोड़ा है, हमने पढ़ना है, तो फिर आप दिल से पढ़ें। या आज का दिन चला गया, ये कल नहीं आएगा। चले आप लोग कहोगे यार जब डेट आएगी तो फिर पढ़ेंगे। आप लोगों का एक क्वेश्चन ये है उन स्टूडेंट से जो ये कह रहे कि जब डेट आएगी तो पढ़ेंगे। शायद डेट आकर आपको कहे कि महीना बाद एग्जाम है, तुम महीने में जितना 1000 मरतबा 24 घंटे पढ़े तुम कवर नहीं कर सकोगे। तो दिस इज़ द बोनस टाइम फॉर यू पीपल टू प्रिपेयर मोर। मैं जितना भी अच्छा करके पढ़ाऊँ, आप लोगों को बैठ कर एंजॉय भी होगा, लेकिन जब तक आप लोग उसको खुद ना देखें ना, उस पर खुद रिवाइज ना करें, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में तो आप लोगों ने बैठना है, ठीक है। एग्ज़ाम वो बंदा पास कर सकता है जो कॉमन चीज़ों पे फोकस करे, रेयर चीज़ों पे ना जाए। नोट्स कितने होते हैं, ये बुक कितना है, ये रिव्यू बुक है ना, ये एनाटमी तो इससे बड़ी है, ये रिव्यू बुक है, लेकिन एनाटमी से आते हैं कितने क्वेश्चन, 50। मैं अगर चाहूँ तो 50 इस एक पेज से भी बना सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि बुक पूरा है, ये रिसर्च बुक है, इसमें हर वो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट भी है और अनइम्पोर्टेंट भी है। लेकिन हमने एग्जाम पास सिर्फ तब करना है जब हम किस पे फोकस करें, इम्पोर्टेंट पे। कॉमन थिंग्स आर कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम। अगर आपको फॉर एग्जांपल पोर्टल वेन का नहीं पता है और आप कोई रेयर वेन जो कभी कभार लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं, और आप उस पे जाए तो कभी पास नहीं होंगे। समझ आ गई ना? सिंपल थिंग्स इज द की। जितना सिंपल, जितना एक्यूरेट याद करे, इतना सुपरफिशियल भी ना जाए जिससे आप लोगों का वो एग्जाम मटेरियल कवर ना हो जाए, और इतना डीप भी ना चला जाए कि इस पर आप ये सोचे कि यार अब पता नहीं मैं अपने स्टडी को सम अप कैसे करूँगा। बहुत से लोग पढ़ते हैं 5 महीने 20-20 घंटे पढ़ते हैं दिन में, आखिर में मुझे कॉल करते सर मैंने तो ये बुक भी पढ़ी, ये भी पढ़ी, अब ये नहीं पता कि रिवाइज कैसे करूँ। पढ़ो वो चीज़ जो एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम से हफ्ता पहले उसको 4 मरतबा रिवाइज भी कर सको। बात समझ आ गई ना? MCQ एग्जाम SAQ एग्जाम में फ़र्क है। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ ना, आखिर में मैंने भी एक MCQ चार्ट लेकर है ना। अच्छा स्टूडेंट क्या है, वो घर में जाकर लेके एनाटमी एब्डोमेन डेली में जितने MCQs बता रहा हूँ आप लोग 1 लाइन वो लिखते जाए, 1 लाइन वो लिखते जाए। ये तो बाद में आप लोग याद देखेंगे या नहीं, ये तो समझने के लिए चीज़ें हैं। चलो आप 2 महीने बाद एक MCQs पढ़ते, यार विच ऑफ द फॉलोइंग वेन ड्रेन इनटू स्प्लीनिक वेन, आपने लिखा है इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन, लेकिन आप कंफ्यूज है क्योंकि 2 महीने बाद बहुत सी और भी चीज़ें आएगी ना फीस जो पे, तो आप कंफ्यूज है। क्विकली जाकर उस टॉपिक में जो आप 1 मिनट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। हर एक चीज़ रिवाइज नहीं करना चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, बस की पॉइंट्स याद करें और एग्जाम पास करें, दैट्स इट। ठीक है,
जोया बुक है MCQs के लिए, प्लाना बुक है, कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ अपने बनाए हुए MCQs। अगर कोई बंदा 4 महीने इस हिसाब से पढ़ेगा और वो डेली 10 से 15 MCQs नोट करेगा, 4 महीने के बाद उसके साथ अपनी जोया बुक होगी, 1200 से ज़्यादा बनेंगे और उनमें से 150 ज़रूर आते हैं। बात समझ आ गई ना। और हमारे टेस्ट सेशन में 600 MCQs होते हैं। लास्ट टाइम मैंने 300 MCQs का टेस्ट दिया था, उसमें से 160 का भी पेस्ट आए थे। तो पास करना तो आसान है, लेकिन समझ कर चीज़ों को पास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। और जब स्टेप 1 होता है तो स्टेप 2 में कितने दिन होते हैं? 25 डेज, 25 दिन। और सब्जेक्ट कितने हैं? 8। फिर भी वो लोगों को मैंने पास कराए हैं 98%। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने स्टेप 1 में इतना मेहनत किया था कि स्टेप 2 ए भी पास हो जाता है। स्टेप 2 डिपेंडेंट ऑन स्टेप 1। बात समझ आ गई कि नहीं? कल को वो स्टेप 2 में क्लिनिकल सिनेरियो देंगे कि सिरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट है, प्लाना वही व्हाट हैपेंड टू द स्प्लीन साइज, इट शुड बी लार्ज। वो आपका ये कंसेप्ट देखना चाहते हैं। तो स्टेप 1 पे जितना तारोली, जितना आप लोग सही तरीके से मेहनत करोगे, एट द एंड स्टेप 2 विल बी मच मोर ईजी। ये कंसेप्ट, ये रूल है। और क्लिनिकल मेडिसिन को समझने से पहले बेसिक आना चाहिए। क्लियर है। एनाटमी जिसने सीखी उसकी सर्जरी कवर हो गई, उसकी आर्थोपेडिक कवर हो गई, उसकी ENT कवर हो गई। और जिसने फिजियोपैथ और फार्माकोलॉजी की कॉम्बिनेशन को इंटरनल मेडिसिन कह रहे हैं। और पीड्स भी वही है। पीड्स के अंदर सिर्फ एज का डिफरेंस है बस। समझ आ गई कि नहीं? तो जो जो पॉइंट्स बताऊंगा बस आप लोग, ये सब्जेक्ट तो बंदा अगर पढ़े तो सही तरीके से 5 साल में भी नहीं पढ़ सकते। MBBS इज अ 5 ईयर गेम। लेकिन वो 5 साल की काम हम 5 महीनों में कैसे कराते हैं? एग्जाम ओरिएंटेड कराते हैं। समझ आ गई? बहुत सी चीज़ें होगी। कुछ स्टूडेंट होते हैं यार सर ने वो चीज़ पढ़ाई है, अब बहुत स्टूडेंट डिसाइड किए टीचर ने बहुत सी चीज़ें पढ़ाई हुई, एक चीज़ टीचर ने मिस की होगी जो उसको समझ लगता हो कि यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो स्टूडेंट का आता हो तो सर फिर वो कहे यार सर ने उतना चीज़ तो नहीं पढ़ाया। शायद आपको आता है, वो टीचर को भी आता है, लेकिन टीचर ने इसलिए छोड़ा था कि वो इम्पोर्टेंट ना हो। लेकिन चीज़ों पे तब वो फोकस करे। मैं अगर कहूँ ना कि ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है, ये चीज़ आएगी, ये मैं क्यों कहता हूँ? मैं प्रीवियस पेपर खुद भी पास कर चुका हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने तीनों। मैंने खुद 2 साइकिल को पढ़ाया भी है और मैंने प्रीवियस 10-12 साल के एग्जाम्स भी देखे हैं PMDC। इसका मतलब जितना आप ज़्यादा पढ़ाते हैं, ज़्यादा एग्जाम्स देते हैं, ज़्यादा चीज़ें का देखते हैं, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। समझ आ गई क्या नहीं? अगर फॉर एग्जाम्पल 2018 का एग्जाम का पेपर मेरे सामने है, 2019 का है, 2020 का है, और उन तीनों में ये क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी डैश 21, तो 3 साल एक क्वेश्चन आने का मतलब क्या है कि दिस क्वेश्चन विल बिकम एवरी ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 300 MCQs में से तो 60-70 ऐसे MCQs है ना कि वो हर साल आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा PMDC पेपर, लोग जब भी आप लोगों से मिले होंगे वो कभी 100 से कम नंबर वाले बहुत कम होते हैं, 100 से ज़्यादा होंगे, 150 से कम होंगे, और बिल्कुल ज़्यादा फिर कौन होते हैं? 130 और 150 के दरमियान, और फिर सबसे ज़्यादा 140-150 के दरमियान। इसका मतलब ये 120-130 नंबर अभी भी आप लोगों के साथ पॉकेट में है, लेकिन जो हमने लड़ना है वो 20-30 नंबर के लिए है। इसका भाई है महमूद, वो भाई लास्ट टाइम में इसको कितना समझाता रहा, उसने मुझे आखिर में कहा सर एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन आपकी कही हुई चीज़ उसने ना मेरे साथ एनाटमी पढ़ी ना कोई और चीज़, फिर वो खपा था, वो 149 पे रहा है। एनाटमी अगर वो पढ़ लेता तो 50 MCQs है, 50 में से। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान, एक बहुत आसान तरीका है। आप एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम के दिन एग्जाम में बैठकर अपनी माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल करना, ये भी एग्जाम पास होने की दलील है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, हम बस करते, एक क्वेश्चन नहीं आता बस टक टक, फिर तुक्के लगाना शुरू कर। एग्जाम कैसे किया जाता है, कैसे कवर, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। आपने 130 MCQs किया और आप एक बिल्कुल श्योर है, फॉर एग्जाम्पल आपने 130 MCQs किए, किसमें? 200 में से, चलो 70 आपके गलत निकले, कितने रह गए? 100। और 100 MCQs ऐसे जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन नंबर आपके पास कितने मजीद चाहिए? 20। 130 आप ले चुके हैं। देखें ऑप्शन कितने होते हैं MCQs के? हाँ 4, ABCD। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। हो सकता है कि इसका आंसर A भी हो, B भी हो, C भी हो और D भी हो। इसका मतलब
हो सकता है 25% चांस क्या हो, ए 25%, बी 25% और 25% डी। इसका मतलब ये है इनमें से एक आंसर तो है ना। अगर आपने चलो इसका आंसर सी था और आपने तुक्के पे किया सी, इसका मतलब अगर आपके पास पेपर में कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक चीज भी नहीं आती, फिर भी हर टाइम आपके पास कितना % चांस है ठीक करने के लिए, 25%। तो आप फायदे में है कि नुकसान में? फायदे में है, लेकिन हम सोचते नहीं है। 25% चांस है कि आपका तुक्का ठीक हो जाए, लेकिन 75% चांस है कि तुक्का गलत हो जाए। चले एग्जाम में जनाब अगर आपने कहा कि यार चलो मुझे तो इतना पता है कि ये तो बिल्कुल है नहीं, अब गेम कितने में रह गया है, 3 में। अगर आप 4 में से एक को साइड पे करना, एक ऑप्शन को, ये तो नहीं आता, तो फिर ये रिस्क कितने % बढ़ जाता है, 33। एक अभी तक आंसर नहीं है आपके पास, लेकिन एक ए ऑप्शन को आपने साइड पे करके अपनी जो सक्सेस रेट है वो 25 से कितने पे किया है, 33 पे। बात समझ आ गई? और अगर आपका एक यार बी भी नहीं है तो फिर बात कितनी में रह गई, 2 में, तो कितना % चांस है, अभी भी आंसर नहीं है, लेकिन 50% यू आर करेक्ट। दिस इज कॉल्ड डिडक्टिंग मेथड फॉर एमसीक्यूज। आप एक एक चीज को डिडक्ट करते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? अब आपके पास 100 एमसीक्यूज है, अगर आपको तुक्के भी लगाने पड़े 2 ऑप्शंस में से, 2 में से, 4 में नहीं 2 में से, तो आधे ठीक करोगे और आधे गलत करोगे, तो आधे कितने बनते हैं, 50 और 130 + 50 180। पास है कि फेल है? पास है। दिस इज हाउ टू पास एग्जाम। हम क्या करते हैं, बस देखकर हम इतनी लंबी सिनेरियो को देखते, यार ये कौन पढ़ेगा, बस बी कर दे। एग्जाम के अंदर इतनी लंबी सिनेरियो में एक पॉइंट होता है, उसको बस गेट करना होता है। मैं कहता हूँ एक फीमेल है, उसको जॉइंट पेन थी, स्वेलिंग थी, उसको हार्ट चेस्ट पेन हुआ था, उसकी स्वेटिंग आ रही थी, उसकी नमनेस हो रही थी, ट्रेमर हो रही थी, लेकिन ऑन एग्जामिनेशन देयर इज बटरफ्लाई रेश, विच ऑटोइम्यून डिजीज, लूपस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ओके, एक फीमेल थी, ये थी, वो थी, इतनी लंबी सिनेरियो। डायग्नोज फॉर सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, which test should be specific to order, anti-dsDNA. Okay, anti-dsDNA was done, but it is negative. What should be the next step? Drug-induced lupus, anti-histone antibody, hydralazine, isoniazid, procainamide. हमने पढ़ा है कि नहीं? तो देखिए, एक क्वेश्चन एग्जामिनर सर से पकड़कर मुख्तलिफ तरीकों से घुमा सकता है। वही क्वेश्चन दे सारे यार, लेकिन बस आप लोगों को थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। पेशेंट था, उसको ये था, चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ये वेट लॉस, लिम्फेडिनोपैथी, डायग्नोज फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ही वाज ऑन ट्रीटमेंट बट द पेशेंट पासेस रेड ऑरेंज यूरिन विच ट्रैकिंग ड्रग रिफाम्पिसिन। तो क्वेश्चन इज इजी, लेकिन इस दौड़ के लिए अगर किसी ने ये सोचा कि भाई मैं सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ूंगा और मैं आखिर 1 महीने में करके पास होऊंगा, ये वैसे गपशप होगी। पास होने के लिए कुछ करना होगा, और वो 4 से 5 महीने है। शॉर्टकट इख्तियार ना करें तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी फिर खुश रहेंगे। इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे, ठीक है? और फ्रेश हो के और इंशाल्लाह चीज़ें कवर करेंगे। मंडे को इंशाल्लाह 10:30 पे मिलेंगे।